ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने मोदी पर चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि वडोदरा में उनके उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री को प्रचार के लिए जगह नहीं दी गई। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। मोदी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और दो सीटों से किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से एक वडोदरा है। नामांकन के बाद नरेंद्र मोदी ने वडोदरा की जनता से भारी तादाद में मतदान करने की गुजारिश की। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भारी मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएंगे। वडोदरा में मोदी के नामांकन में एक चाय वाला भी गारंटर बना। वडोदरा के चाय विक्रेता किरण मिहदा मोदी के साथ उनके प्रस्तावक के तौर पर मौजूद थे। मोदी ने इस चाय वाले को भी अपना प्रस्तावक बनाया था। मोदी के नामांकन के वक्त प्रस्तावक के तौर पर मौजूद चाय विक्रेता किरण ने मोदी के पैर छू लिए। मोदी ने भी आगे बढ़ते हुए किरण को गले से लगा लिया और उनका हालचाल जाना। मोदी के प्रस्तावक बनकर चाय विक्रेता किरण मिहदा काफी उत्साहित हैं। मोदी ने उनका हालचाल पूछा, जिससे वो बेहद गदगद है। किरण ने कहा कि वडोदरा से मोदी जीत कर जाएंगे और पीएम बनेंगे। जब मैं अंदर बैठा था तो मोदी जी आए तो केम छो किरण भाई केव छे आपने हाथ मिलाया। यानी उन्होंने आपसे पूछा किरण भाई कैसे हो? नाम से जानते हैं ना, सबसे ज्यादा वोट से जीता के भी लाएंगे, रिकॉर्ड ब्रेक करके प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। एक चाय वाला मोदी का प्रस्तावक बना तो राजघराने की शुभांगिनी गायकवाड़ भी गारंटर बनी। वडोदरा की पूर्व राजघराने की राजमाता शुभांगिनी गायकवाड़ भी वडोदरा कलेक्ट्रेट पहुंची थी और उन्होंने मोदी के नामांकन में प्रस्तावक के तौर पर दस्तखत किए। नामांकन भरने से पहले मोदी ने वडोदरा में रोड शो भी किया। उनका ये रोड शो कीर्ति स्तंभ से वडोदरा कलेक्ट्रेट तक चला। ये सफर करीब 3 किलोमीटर का था और इसे पूरा करने में घंटों का समय लगा। नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग घरों की छतों और बालकनी में खड़े हो गए। मोदी हाथ हिलाकर इन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे। मोदी के काफिले के साथ भी भारी तादाद में लोग चल रहे थे। मोदी की अगवानी के लिए वडोदरा में बीजेपी समर्थकों ने तरह तरह के इंतजाम किए थे। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमल का एक बड़ा सा कटआउट बनाया था, जिसमें बीच में पार्टी के पीएम कैंडिडेट मोदी की तस्वीर चमक रही है। मोदी के वडोदरा पहुंचने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। ये कार्यकर्ता मोदी के लिए जमकर नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी को दिल्ली पहुंचाना है और पीएम बनाना है। मोदी के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए। वडोदरा में सड़क पर उतरे मुस्लिम लोगों ने मोदी के पक्ष में नारेबाजी की। मोदी का कटआउट और पोस्टर बैनर लेकर मुसलमानों ने मोदी के लिए जीत की दुआ मांगी। मोदी के समर्थन में वडोदरा में महिलाएं भी सड़क पर उतरी। रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली और मोदी की जीत की कामना की। वडोदरा में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सुनील दिगंबर कुलकर्णी को मोदी के मुकाबले के लिए चुनाव में उतारा गया है। मोदी वडोदरा के अलावा वाराणसी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 17 अप्रैल से वाराणसी में नामांकन शुरू हो जाएगा और 24 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि मोदी वाराणसी में कब पर्चा दाखिल करेंगे। यहां पर आखिरी चरण में 12 मई को मतदान है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मोदी को चुनौती देने के लिए उतरे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक के कोल्लार में बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। सोनिया ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि एक व्यक्ति का असली चेहरा छिपाने के लिए देश भर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। एक व्यक्ति के असली चेहरे को मुखौटा लगाकर छिपाने की कोशिश हो रही है। उसे अरमर्ज की दवा और देश के लिए चमत्कारी नेता बनाकर पेश किया जा रहा है। सोनिया ने कहा कि जो भाई भाई को लड़ाता हो, समाज को तोड़ने का काम करता हो, उनसे भला देश को जोड़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जो दिलों को आपस में बांधते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाते हैं, आप ही बताइए क्या जो हमारे बुनियादी सेक्युलर असूलों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्या ऐसे लोगों से देश बनाने की उम्मीद कर सकते
उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बोलाद में राज्य की रमन सरकार के साथ साथ बीजेपी और उसके पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। महिला जासूसी कांड का हवाला देते हुए राहुल ने बीजेपी के उस नारे पर चुटकी ली जिसमें महिलाओं को शक्ति देने की बात कही गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान में 90% कालाधन इस्तेमाल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि मोदी के प्रचार में बीजेपी 10,000 करोड़ खर्च कर रही है। 10,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पब्लिसिटी कैंपेन का बजट है। तो 10% पैसा ये अकाउंट कर सकते हैं जो व्हाइट मनी है। राजघाट में समर्थकों के साथ जमा होने पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। थप्पड़ पड़ने के बाद केजरीवाल कल राजघाट पहुंचे थे। 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने के चलते ये नोटिस भेजा गया। थप्पड़ मामले को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी से मुलाकात की। उन्होंने कमिश्नर से जांच करके मास्टरमाइंड का पता लगाने की मांग की है। केजरीवाल ने फिर कहा कि हमले करने वाले निर्दोष हैं, उनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। उधर अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर लाली के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। धारा 323 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लाली ने सुल्तानपुरी में मंगलवार को रोड शो के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ जड़ा था। उधर अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर लाली ने माफी मांग ली है। केजरीवाल ऑटो ड्राइवर से मिलने उसके घर किराड़ी गए थे, जहां लाली ने केजरीवाल से हाथ जोड़कर और उनके पैर छूकर माफी मांगी। मंगलवार को केजरीवाल को थप्पड़ जड़ने वाला और झूठ बताने वाला लाली अब उन्हें भगवान मान रहा है। ऑटो ड्राइवर लाली ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया, मुझसे भूल हो गई और मैं उनसे माफी मांगता हूं। ये गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुई है। ये मेरे लिए तो भगवान है, मैं भगवान। भले ही आज लाली ने केजरीवाल से माफी मांग ली हो, लेकिन कल वो थप्पड़ मारने की करतूत को सही ठहरा रहा था। लाली ने कल कहा था कि केजरीवाल झूठे हैं। केजरीवाल ने सबसे चंदा वसूला है, ऑटो ड्राइवर से भी चंदे लिए गए, लेकिन किया कुछ नहीं गया। बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि थप्पड़ कांड की साजिश खुद केजरीवाल ने ही रची थी। उन्होंने केजरीवाल के थप्पड़ खाने और फिर थप्पड़ मारने वाले की माफी को सुनियोजित साजिश बताया। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जूता शाही और ये थप्पड़ जो है साथ लेकर के चलते हैं, अपना पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हाँ इससे आज थप्पड़ मरवाएंगे, उसके बाद इसे माफ करेंगे, उसके बाद सहानुभूति बटोरेंगे, इससे जूता मरवाएंगे, उसके बाद उसी के घर चले जाएंगे। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने भी थप्पड़ कांड को केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुर्खियों में रहने के लिए ये पूरा प्लान किया गया था। मुझे लगता है ये सब एक संयोजित तरीके से, प्लान तरीके से एक खेल हुआ। इस तरीके से हुआ है और फिर मैं माफी मांगता हूँ, मैं राजघाट जा रहा हूँ, SMS होने शुरू हो गए वर्कर्स को। तो ऐसा लगता है कि सब चीज स्क्रिप्ट प्लान कर रखा था। यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के विवादित बयान की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है। मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने को कहा। चुनाव आयोग ने पहले ही आजम खान के विवादित बयान की सीधी गाजियाबाद जिला प्रशासन से तलब की है। गाजियाबाद में 7 अप्रैल को चुनावी प्रचार के दौरान करगिल जंग और सेना को लेकर बयान दिया गया था, जिस पर बवाल मच गया है। दरअसल गाजियाबाद की चुनावी सभा में सोमवार को आजम खान ने कहा था कि करगिल को हिंदू सैनिकों ने नहीं बल्कि मुस्लिम फौजियों ने फतेह किया था। ये कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने आजम खान के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सेना में कोई धर्म या मजहब नहीं होता, सब भारतीय होते हैं। Anybody who talks of caste, creed, religion in the army needs to be condemned. He may be anybody. The war was won by Indians and not by any caste, creed, society, religion, language. I think as Indians we should be proud to be called Indians. आजम खान के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन वो अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। उन्होंने कहा कि उनके बयान की तो तारीफ होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि मुसलमानों का देश के साथ क्या योगदान है, ये किसी को क्यों बुरा लगता है। अगर हम सरहदों पर जान दें, हम पाकिस्तान से लड़कर अपनी पहाड़ियों को वापस लें, तो किसी को क्यों बुरा लगता है। ये
भले आजम खान करगिल युद्ध पर दिए बयान पर कायम हो, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि करगिल जीतने में सभी धर्मों के लोगों का योगदान था, किसी एक धर्म के लोगों का नहीं। विवादित बयान देने वाले अमित शाह का बीजेपी में ही विरोध शुरू हो गया है। इंडिया न्यूज के अंग्रेजी चैनल न्यूज एक्स से खास बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि बड़े सियासी पदों पर बैठे लोगों को ऐसे बयान से बचना चाहिए। All those who occupy high constitutional positions or high political positions should have a restraint on what they speak. I don't have any specific message for any specific person. My message is for all those who occupy high positions, whether it is in this party or that party, whether it is this leader or that leader. विवादित बयान देने के चलते घिरे बीजेपी महासचिव अमित शाह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी लगाई है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। अमित शाह पर शामली और बिजनौर में केस दर्ज है, जिसे रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले बदले वाले बयान को लेकर कल अमित शाह ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब भी दिया था। नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह ने सफाई दी थी कि उनके भाषण में इस्तेमाल किए गए बदले का मतलब वोट के जरिए बदलाव से था। दरअसल यूपी के शामली में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने विवादित बयान दिया था और कहा था कि पश्चिमी यूपी में ये चुनाव अपमान का बदला लेने का चुनाव है। इस बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था और 2 जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। दिल्ली के चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष ने कांग्रेस प्रत्याशी कपिल सिब्बल पर पैसे बंटवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से सिब्बल पर कार्रवाई करने की मांग की। उनकी आंखों के सामने कपिल सिब्बल के लोग जो है पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले में फौरन इंटरवीन करना चाहिए। जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल का नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहिए और सोनिया गांधी को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। उधर कपिल सिब्बल ने आशुतोष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए आशुतोष के खिलाफ मुकदमा करने की बात कही है। एफआईआर करें, कोई सबूत दें, हम तो उनको केवल उनके खिलाफ मानहानि का ही मुकदमा नहीं करेंगे, हम उनको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। जब जनता का समर्थन किसी पे उठ जाता है ना, तो फिर और कोई चारा नहीं रहता, तो फिर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस ने आरएसएस योग गुरु बाबा रामदेव और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक संगठन से नहीं होने के बावजूद ये लोग सियासी गतिविधियों में लगे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर के वोट मांगने पर खास आपत्ति जताई है। वडोदरा में बाबा रामदेव के 23 अप्रैल और श्री श्री के 26 अप्रैल के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नोएडा में 10 अप्रैल को होने वाले चुनाव टालने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि वो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, लेकिन उसके कैंडिडेट रमेश चंद तोमर के बीजेपी में चले जाने से उनका वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने रमेश चंद तोमर को गौतम बुद्ध नगर से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन तोमर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। नामांकन और नाम वापसी की तारीख निकलने के चलते कांग्रेस नया कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकती। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ से खास बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि बाबा रामदेव को योग के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं। बाबा रामदेव का कहना है कि सभी टैक्सों को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू कर दिया जाए। मेरा बाबा से ये अनुरोध है कि वो अपना ज्यादा ध्यान योग और भारत की संस्कृति के प्रति प्रेम, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। अर्थशास्त्र की बातों को वो हम पे छोड़ दें। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के 6 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 2-2 सीटें, जबकि मणिपुर और नागालैंड की 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के अलावा विधानसभा की 49 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। 60 सीटों की विधानसभा में से मौजूदा मुख्यमंत्री नबाम तुकी समेत 11 कांग्रेसी विधायक पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर निर्भय शर्मा ने ईटानगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। मेघालय की तुरा सीट से एनपीपी के उम्मीदवार पीए संगमा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मिजोरम की एक सीट पर 9 अप्रैल को होने वाला मतदान चुनाव आयोग ने टाल दिया है। सीट पर 11 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। गैर सरकारी संगठन और छात्र संघों के चुनाव बहिष्कार को लेकर 3 दिन के बंद को देखते हुए चुनाव टाला गया है।
10 अप्रैल को तीसरे दौर का चुनाव है। तीसरे दौर में दिल्ली के साथ यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा और हरियाणा की 10-10 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि बिहार की 6, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा केरल की 20 सीटों पर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की एक-एक सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अंडमान की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। 4 मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा केरल की 20 सीटों पर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की एक-एक सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अंडमान की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। अगर आप कल दिल्ली में वोट डालते हैं तो आपको 50 पैसे सस्ता पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल खरीदने के लिए आपको उंगली पर वोटिंग की स्याही दिखानी होगी। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स की तरफ से ये पहल की गई है। दिल्ली एनसीआर में वोटिंग के दिन मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। चुनाव ड्यूटी में जाने वालों की सुविधा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने यह इंतजाम किया है। नौकरानी की हत्या मामले में जेल में बंद बीएसपी सांसद धनंजय सिंह को चुनाव में नामांकन करने की छूट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय को 1 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कहा यह गया है कि धनंजय अब जौनपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नौकरानी की हत्या मामले में सबूत मिटाने के आरोपी धनंजय सिंह का बीएसपी ने टिकट काट दिया है। जैसे ही धनंजय जेल गए, वैसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर से अपना उम्मीदवार बदल दिया। ऐसे में धनंजय के पास निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का विकल्प है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में टिहरी सीट से पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को चुनावी मैदान में उतारा है। साकेत बहुगुणा बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद माला राजलक्ष्मी को टक्कर देंगे। 2012 में हुए लोकसभा चुनाव में साकेत हार गए। कांग्रेस ने पौड़ी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के खिलाफ हरक सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारा है। हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग से मौजूदा विधायक और उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने सीएम हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। श्रीनगर से बीजेपी उम्मीदवार आरिफ मजीद ने एकाएक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरिफ ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर बीजेपी के रुख से सहमत नहीं है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और फिल्म अभिनेता जावेद जाफरी ने नामांकन दाखिल किया। पंजाब के गुरदासपुर से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार विनोद खन्ना ने नामांकन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि गुरदासपुर की जनता उन्हें फिर से अपना सांसद चुनेगी। यूपी के संभल से कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम के समर्थन में फिल्मी दुनिया के खलनायक शक्ति कपूर ने प्रचार किया। अभिनेता शक्ति कपूर ने लोगों से आचार्य प्रमोद कृष्णम को भारी मतों से जिताने की अपील की। शक्ति कपूर को देखने के लिए खासी भीड़ भी उमड़ी। कानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल ने अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर वोट मांगे। इस सीट पर श्री प्रकाश जायसवाल का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी से है। चुनाव आयोग के सख्त तेवर के आगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झुकना ही पड़ा। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक अधिकारियों का तबादला कर उनकी जगह नए अधिकारियों को तैनाती दे दी गई है। आयोग ने 1 डीएम, 2 एसडीएम और 4 पुलिस अधीक्षकों के तबादले के निर्देश दिए थे। चंडीगढ़ में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सविता भट्टी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो अपनी पत्नी किरण खेर के लिए समर्थन मांगने गए थे। उन्होंने कहा कि जसपाल भट्टी उनके अच्छे दोस्त थे। चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी का टिकट लौटाने वाली सविता भट्टी ने नॉनसेंस क्लब के बैनर तले राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए नोटा नाम से अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये बेईमानों की ईमानदार पार्टी होगी। दिवंगत हास्य कलाकार जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी ने बताया कि उनकी नोटा पार्टी में शामिल होने वाले नेता पर कम से कम 200 करोड़ के घपले का आरोप जरूर होना चाहिए और 25 क्रिमिनल केस दर्ज होने वाले नेता को बड़ा पद दिया जाएगा। बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा की कार पर चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे उनका सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। जय ने केस दर्ज करवाया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अखबार ने कहा कि मोदी को भारत के चुनाव में बड़ी बढ़त, उनके सख्त व्यावहारिक और भ्रष्टाचार मुक्त आर्थिक प्रबंधन के वादे हैं। भारत को बेशक उनकी नीति पर चलने की जरूरत है, पर उन्हें पूर्वाग्रह वाले बड़बोलेपन से बचना होगा।
हालांकि अमेरिकी अखबार ने मोदी की कमियां भी गिनाई हैं। मसलन पत्रकारों से उनका रवैया प्रतिकूल होता है और वो कभी कभार ही इंटरव्यू देते हैं। इससे भी बुरी बात ये गिनाई गई है कि उन्होंने प्रशासन का तानाशाही तरीका तैयार कर लिया है और व्यवस्थित तरीके से वो अपने विरोधियों का सफाया कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में नक्सलियों के 2 अलग अलग हमलों में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने दूसरा हमला बाजीपुर इलाके में किया है, जहां पर उन्होंने बारूदी सुरंग में विस्फोट किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस को 5-5 किलो के 2 बड़े टिफिन बम बरामद हुए हैं। राज्य में 10 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है और उससे ठीक पहले ये बम बरामद होने से इलाके में सनसनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र सरकार से सभी दस्तावेज 3 हफ्तों में जमा कराने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सुब्रत राय को जेल से रिहा करके गेस्ट हाउस अरेस्ट करने की अपील की गई थी। सहारा ग्रुप ने दलील दी थी कि सुब्रत रॉय के जेल में रहते हुए पैसे का इंतजाम करने में दिक्कत आ सकती है। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ग्रुप चाहता है कि पैसा जुटाने के लिए प्रॉपर्टी को इंटरनेशनल खरीदारों को बेच दिया जाए, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल बायर जेल नहीं जाएगा सौदेबाजी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को अपने आदेश में कहा था कि तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए राय को 10,000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने पीड़ित लड़की को नाबालिग बताने वाली आसाराम की 5 अर्जियां खारिज कर दी हैं। सेशन कोर्ट ने पीड़ित को नाबालिग बताया था, जिसे आसाराम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड के गुमला में कपड़े की एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। कपड़े की जिस दुकान में आग लगी है वो काफी व्यस्त और भीड़भाड़ वाला इलाका है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बिहार की नालंदा में एक मोबाइल पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग को बुझाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के फतेहपुर में एक सिरफिरे शख्स ने एक लड़की को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने लखनऊ में सड़क जाम कर दी। पूरा मामला दिल्ली में जोरबाग में जमीन को लेकर है। शिया धर्मगुरु ने आरोप लगाया था कि जोरबाग की करबला की जमीन पर शीला दीक्षित और अहमद पटेल ने जबरन कब्जा करवा रखा है। भोपाल एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज के विमान से 190 किलो चांदी बरामद की गई। जांच में पता चला कि यह चांदी अहमदाबाद के कारोबारी की है। आयकर विभाग ने पूछताछ के बाद कारोबारी को चांदी सौंपी। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अब विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनक के 151वें संस्करण की शोभा बढ़ा रहे हैं। विजडन अल्मैनक के कवर पेज पर छपने वाले सचिन पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को विजडन ने 2013 में उनके प्रदर्शन के लिए साल के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स में शामिल किया है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में एक ट्रेन विस्फोट में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। 40 अन्य घायल हुए। विस्फोट के बाद ट्रेन में आग लग गई और उसका एक डिब्बा पूरी तरह जल गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में फलों के एक व्यस्त बाजार में हुए बम धमाकों में 23 लोगों की मौत हो गई है। 40 अन्य घायल हुए। बताया जा रहा है कि फल बाजार में लाई गई अमरूद की एक पेटी में 4 से 5 किलोग्राम तक का बम लगाया गया था। इराकी राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाके में हुई कई कार विस्फोटों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई। मलेशिया के लापता विमान की तलाश में अब तक 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन विमान का कोई अता पता नहीं लग पाया। भारतीय मूल के सलमान खान को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रेसिडेंशियल एम्बेसडर्स फॉर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप संगठन का एम्बेसडर नियुक्त किया है। सलमान गणित और विज्ञान की शिक्षा के लिए 4,800 से ज्यादा वीडियोज बना चुके हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो आज भी एंग्री यंग मैन के किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। निर्माता निर्देशक सुभाष गर्ग की फिल्म कांची में अभिनेता ऋषि कपूर आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आए।
अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 2 स्टेट्स का नया गाना रिलीज हो गया है। तुझ बिन कोयल मेरा नहीं रे, चांदनिया तो बरसे। फिलहाल सुपरफास्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरों का सिलसिला जारी।